जनाब एडवोकेट साहब, रिटायर्ड तहसीलदार साहब, सिंह साहब और मेरे बड़े भाई जनाब जोगिंदर राय जी व हाजरीन मजलिस, आज बिलखसूस मैं जोगिंदर जी का इस तरह का प्रोग्राम इस धरती पे करने के लिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, जो इन्होंने इश्यूज चुने हैं रेस्टोरेशन ऑफ फीस और इसी के साथ जोड़ के 370 और 35A को दिखाया है कि जनाब रियासत के अंदर और मुल्क के अंदर अमन कैसे बहाल किया जाए और उसका 370 और 35A के साथ क्या ताल्लुक है। उस पर बहुत सारे स्पीकर्स ने अपनी बात रखी, तो मैं आप सारे लोगों से एक गुजारिश करता चलूं, आप सारे लोग संजीदा हैं कि आर्टिकल 370 और 35A पे जिस तरह जोगिंदर भाई ने बात रखी, मैं उसी की तायद करते हुए एक ही बात जोड़ना चाहूंगा कि जनाब आप पूरी दुनिया के अंदर एक रट लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन जो नेगोशिएशन है जो आपके और जम्मू कश्मीर के बीच में एक पुल बांधने का काम करता है, उसको अगर आप छेड़ेंगे, उसको अगर आप तोड़ेंगे, तो वो सीधी बात है जिस तरह से पहले बुजुर्ग बता रहे थे, तो फिर वो जो है पहले वाली पोजीशन बहाल हो जाएगी। रेफरेंडम का जो मामला है जो यूएनओ के अंदर पड़ा हुआ है कि रियासत के अंदर रेफरेंडम होना चाहिए, तो फिर आपको रेफरेंडम करवाने के बगैर दूसरा आपके पास चारा नहीं बचता। और 35A इस रियासत के लोगों की इज्जत और आबरू का मामला है। मैं शेड्यूल कास्ट तबका से जो लोग जुड़े हुए हैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर बड़ी अफसोस की एक बात यह है कि हमारे यहाँ के लोगों को जिन चीजों पे इल्म होना चाहिए हमें उन चीजों का इल्म नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि कश्मीर के आपने हालात देखे, फलस्तीन के देखे, या दुनिया में जहां पे भी बहुत ज्यादा जुल्म होता है वहीं के लोग इल्म हासिल करते हैं और चीजों को बुनियादी उसके कॉन्सेप्ट से समझते हैं और परखते हैं। मेरी आपसे ये इल्तिजा है, शेड्यूल कास्ट बिरादरी जो है, आपको नहीं पता जम्मू के अंदर आज तक दलित मूवमेंट यानी कि मूल निवासी मूवमेंट कोई इसलिए नहीं खड़ी हुई क्योंकि शेख साहब ने जब आपको जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को, रियासत के लोगों को लैंड राइट दिए, उस वक्त उसके बाद यहां पे कोई मूवमेंट नहीं खड़ी हुई क्योंकि आपको जमीनें मिल गई, आपको एक स्टेबिलिटी मिल गई, आपको एक इज्जत का मुकाम मिल गया। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर कि शेड्यूल कास्ट बरादरी के लोग हमारी रियासत के अंदर ये काम कम करते हैं, लेकिन बाहर गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या बाकी जितने भी रियासतें हैं उनके अंदर जानवरों की खालें, मैं कौन से जानवरों की बात कर रहा हूं, गाय और भैंस के चमड़े का काम जो है ये बिरादरी करती है। ठीक है, अपना रोजगार है, काम करते हैं और मुल्क की तरक्की में हाथ बटाते हैं, लेकिन कुछ सियासतदान इस नाम पे कि माता जी के साथ ज्यादती हो गई और दूसरी तरफ से जो माता जी का व्यापार करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे उसके मीट का हो चाहे उसके चमड़े का हो, वो भी सारे लोग वही हैं जो दूसरी तरफ से मंदिर में जाके शाम को घंटी बजा के आपसे चंदा भी लेते हैं, वही लोग हैं ये। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको सहारनपुर वाला वाक़ा शायद भूल गया होगा, मुझे नहीं भूला, कि वहां की अपर कास्ट जितनी भी बिरादरी थी उन्होंने शेड्यूल कास्ट बिरादरी का बाइकाट कर दिया। यहां तक की मनाही हो गई कि इनकी दाढ़ी कोई नहीं काटेगा, इनके बाल कोई नहीं काटेगा, और उनकी दाढ़ी और सर के बाल इतने इतने उगाए और उन्होंने आखिर में एक अलग सा फैसला लिया। मेरी आपसे ये इल्तिजा है तमाम हाज़रीन मजलिस से कि जब तक हम अपनी बुनियादी चीजों पर अपनी तारीख को नहीं समझेंगे कि इसकी रूट काज क्या है। मेरे पेट में हर दिन दर्द होती है और सर में भी दर्द होती है, मैं पेट के दर्द की और सर के दर्द की अलग अलग वक्त पे टैबलेट्स खा के और दवाइयां खा के वक्ती तौर पे तो उस बीमारी का इलाज कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे परमानेंटली उस बीमारी को खत्म करना है, उस दर्द को खत्म करना है,
उस दर्द से निजात पानी है तो मुझे डॉक्टर के पास जाके, स्पेशलिस्ट के पास जाके टेस्ट करवाना होगा और उस बीमारी का पता करना होगा। साथियों, बीमारी का जड़ जो है वो ये है, जिस तरह से मेरे भाई यहाँ पे वानी साहब अर्ज कर रहे थे कि इस मुल्क के अंदर एक कौम आई, आज से बहुत अरसा पहले एक कौम आई और यहाँ की जो असल कौम थी जिन्हें द्रविडियंस कहा जाता था, और एक आर्यन नाम की कौम आई जिसका तस्करा पहले हो गया, बनी इसराइल। वो उन लोगों ने आके यहाँ की जो द्रविडियंस कौम थी, जो काले रंग के लोग होते हैं असल हिंदुस्तानी, उनको गुलाम बनाया और इस तरह से बांटा कि उन्हें गुलाम बना के राव भाई बात कर रहे थे। आपके गले में हांडियां बांधी जाती थी, आपकी कमर पे झाड़ू बांधा जाता था, आपके गले में आज जो इस समाज के लोग ढोल बजाने का काम करते हैं, ये कोई शौक से नहीं करते, ये उस वक्त आपको एक डायरेक्शन थी, हाई कमांड से एक डायरेक्शन थी कि जब भी आप बाहर निकलेंगे, झुंड में निकलेंगे और आपके गले में एक ड्रम होगा, उसे आप पीटते हुए निकलेंगे ताकि आपके जो अपर क्लास के जो लोग हैं वो समझ जाएं कि आप लोग मनहूस जो है सामने आ गए हैं और हम अपनी आंखें बंद कर लें, हम अपने रास्ते बदल लें ताकि आप पे नजर न पड़े, हमारी नजर आप पे पड़ेगी और हमारी नजर जो है नापाक हो जाएगी। ये मैं आपको भड़काने के लिए नहीं बात कर रहा, ये तारीख की बातें कर रहा हूं, मैं किसी किताब की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, शुद्रा द राइजिंग नाम करके एक राहुल ढोलकिया की एक मूवी है, शुद्रा द राइजिंग, आप उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि तारीख के अंदर किस तरह के मुजालिम जो हैं आपने देखे हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये है, रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर ये जो बिरादरी है, इन्हें लैंड राइट्स मिलने की वजह से और यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत होने की वजह से आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, जिसकी वजह से आज अपनी तारीख को आप लोग नहीं जानते। और जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है वो सफाए हस्ती से मिट जाती है। जो कौम अपनी तारीख को याद नहीं रखती वो कौम सफाए हस्ती से मिट जाती है। वही हाल हमारा भी है, वही हाल मुसलमानों का है। जिस तरह से मुसलमान अपनी तारीख को भूल चुका है, जिस तरह से मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम को भूल चुका है, जिस तरह से तारिक बिन ज़याद को भूल चुका है, जिस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भूल चुका है, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भूल चुका है, उसी की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रुसवा हो रहा है। साथियों, अमन रियासत के अंदर तभी बहाल होगा और किसी भी समाज के अंदर अमन तभी बहाल होता है जब जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जाए और हकदार को उसका हक दे दिया जाए, हक अदा कर दिया जाए, तभी सोसाइटी के अंदर क्राइम नहीं होता। और जब आप हकदार का हक छीनेंगे तो उस समाज के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर कभी भी अमन की जो बात है वो नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन की बात राव भाई ने की और आप सारे साथियों ने सुनी और अपने हिसाब से की। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को वक्त के हुक्मरानों ने और वक्त के फिरौनों ने इस मुल्क को बदनाम तो जरूर किया, लेकिन याद कीजिए ये वो मुल्क है जो आज भी कहीं दबे लफ्जों में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। वही कानून आपको और मुझे बराबरी का हक देता है, एक मेरी बहन को और मुझे बराबरी का हक देता है, एक गोरे और काले को बराबरी का हक देता है, एक हिंदू और मुसलमान को बराबरी का हक देता है, एक उस शेड्यूल कास्ट को जिसके गले में हांडी बांधी जाती थी, जिसको थूकने की जमीन पे हक नहीं था, जिसको चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी, जिसको घोड़े पे बैठने की इजाजत नहीं थी, जो हिंदुस्तान के अंदर आज भी तसादुम आई है कि एक दूल्हा जब घोड़े पे बैठ के अपनी बारात के साथ जाता है तो अपर कास्ट के लोग उसे पीटते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब पूरी बारात को पीटा जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है कि आप एक शेड्यूल कास्ट को ये करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे तो मजहब के दर्श ही यही है कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसके अंदर उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी अरब जो है अजम से बेहतर नहीं है और कोई भी अजम जो है अरब से बेहतर नहीं है। यहाँ पे बेहतर वही होगा जिसका अमल दुरुस्त होगा, जो पाकीज़ा होगा, जो खुदा की राह पे चल रहा होगा। तो हमारा तो बिलीव ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि हमारा जो बिलीव है कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी मजहबी निस्बत है। लेकिन आप लोगों को इस चीज पे समझना होगा
कि जब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आड़े आता है, उन लोगों को रोकता है कि मनुस्मृति क्या है। यहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुल्क के अंदर मनुस्मृति को लागू किया जा रहा है। यह मनुस्मृति क्या है भाई? यह मनुस्मृति क्या है, हम लोगों को नहीं पता। मनुस्मृति वो किताब है, ब्राह्मणों की वो पवित्र किताब है, ब्राह्मणों के लिए पवित्र लेकिन मेरे लिए अपवित्र किताब जो है वो क्या कहती है? वो कहती है, मनुस्मृति ये बात कहती है, ढोल, शूद्र और नारी तीनों है दंड के अधिकारी। संस्कृत में ढोल, शूद्र और नारी। ढोल यानी कि जिसे हम बजाते हैं, और शूद्र हो गए शेड्यूल कास्ट, दबी कुचली क्लासेस के लोग, और नारी यानी कि औरत। तीनों ही दंड के अधिकारी हैं, दंड यानी कि सजा के हकदार हैं। तो साथियों, उस मनुस्मृति को आपके मुल्क में लागू करने की कोशिश की जा रही है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है आपको, जिसके तहत आपका बच्चा भी, जिस तरह से राव भाई बात कर रहे थे कि एक महाशय समाज से भी एक बच्चा डीसी आके लगेगा अपनी काबिलियत के बलबूते पे और समाज को आगे बढ़ाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रोकने के लिए, मनुस्मृति को इस मुल्क में लागू करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए मेरे साथियों, अगर आप ये सोचते हो कि आज बीजेपी के इशारे पे संघ वाले लोग जला रहे हैं तो कांग्रेस बहुत बड़ी सेकुलर जमात है, वो आके बचाएगी, समाजवादी पार्टी आके बचाएगी, कोई दूसरी पार्टी आके बचाएगी, तो ये हमारी भूल होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसी ने बचाना है तो वो हमारे समाज ने बचाना है। हमें इस पे सोचना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाना है तो वो कैसे बचाना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको दे दिया, और यह भी कह दिया कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे के जा रहा हूं, आप इसकी रखवाली कीजिएगा। लेकिन रखवाली कैसे करेंगे? प्रोटेस्ट करके, जंतर मंतर पे जाके धरने देके, या कोई और तरीका है आपका? हंगर स्ट्राइक पे जाके भूख हड़ताल करेंगे आप तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बच जाएगा? नहीं मेरे साथियों, सारी की सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं। आपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जगह जगह पे स्टैचू देखा होगा। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आपने स्टैचू देखा होगा, उन्होंने एक हाथ में एक किताब पकड़ी हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और एक हाथ से अपनी उंगली का इशारा किया हुआ है। और वो इशारा किस तरफ है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखा दिया, और फिर यह भी कह दिया कि इसको बचाना है, और बचाने के साथ साथ उंगली से इशारा भी कर दिया, और यह भी बता दिया कि कैसे बचाना है। वो बचाने का तरीका, रास्ता आपको यह दिया कि पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर जाओ। मेरे समाज के लोग जो हैं, पिछड़े हुए लोग जो हैं, दबे कुचले लोग जो हैं, मार खा रहे हैं जो लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं, उनको पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर जाना होगा। बी आर अंबेडकर साहब की उंगली का वही इशारा है कि पार्लियामेंट और असेंबलीज में जाके कब्जे कीजिए, क्योंकि वहां पे ही कवानीन आपके खिलाफ बनते हैं। आपके बाहर प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। और सबसे अहम बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की टू ओपन द ऑल द लॉक्स, कि तमाम जितने भी ताले हैं उनको खोलने के लिए पॉलिटिकल पावर, ये जो सियासी ताकत है, ये वो चाबी है जिससे तमाम जो ताले हैं वो खुलते हैं। आप लोगों को फैसला करना होगा। और एक चीज इसी के साथ जुड़ी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि आप मजहब के नाम पे, आप इलाका के नाम पे, आप रंग के नाम पे, आप जात के नाम पे, आप जेंडर के नाम पे किसी के साथ बेइंसाफी, भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहां पे ये बात करना बहुत अहम समझता हूं कि वकील साहब भी यहां पे मौजूद, आप सारे लोग भी यहां पे मौजूद हैं। मैं अपनी ही रियासत की और उससे भी अंदर आके अपने खित्ते की बात करूं तो आपने देखा होगा रियासत के अंदर 3 खित्ते हैं। आप कहां कहां लड़ेंगे? आपको, हमें लगता ही नहीं कि हमारे साथ बुराई, हमारे साथ जुल्म कहां हो रहा है। सबसे अहम बात यह होती है कि हम समझ जाएं कि हमारे साथ ज्यादती क्या हो रही है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात की, हमें यह नहीं पता चलता कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है क्या है, और अगर है तो उसके साथ हो क्या रहा है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आप जिस खित्ते से आते हैं, मैं जिस खित्ते से आता हूं, जहां पे हम लोग आज खड़े होकर ये तस्करा कर रहे हैं, जिसे आप जनाब खित्ता भी कहते हैं, और इसी के साथ जुड़ा हुआ पीर पंचाल भी है,
ये सुबह जम्मू का इलाका है बहुत बड़ा। आपकी रियासत के अंदर 3 बड़े खिते हैं, 3 ही खिते हैं, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। आप मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर के लिए जो फंड्स आएंगे वो कश्मीर जाएंगे, लद्दाख के लिए जो आएंगे वो लद्दाख जाएंगे, जम्मू के लिए जो आएंगे वो सांबा में लगेंगे, वो जम्मू में लगेंगे, वो कठुआ में लगेंगे और थोड़े बहुत बचे हुए उधमपुर में लगेंगे। आपकी पुंछ का क्या होगा, आपकी राजौरी का क्या होगा, आपके रामबन का क्या होगा, आपके डोडा का क्या होगा, आपके किश्तवाड़ का क्या होगा? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं। पिछले दिनों कश्मीर टाइम्स ने पिछले साल एक सर्वे निकाला था कि जनाब गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां से रमन भल्ला एमएलए हुआ करते थे, आज कविंदर गुप्ता है, वहां पे 150 किलोमीटर सड़कों के ऊपर तारकोल इतनी मोटी लुक बिछाई गई और आपकी भद्रवाह इलाका के अंदर सिर्फ 15 किलोमीटर लुक बिछी। ज्यादा जरूरत यहां थी कि ज्यादा जरूरत वहां थी? एम्स बनेगा तो जम्मू में बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो जम्मू में बनेगी, कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा तो जम्मू में बनेगा, आईटीआई बनेगा तो जम्मू में बनेगा। साथियों, इस चीज पे गौर फिक्र करना होगा। अगर आप अपने इलाके के लिए भी आवाज बुलंद करते हैं तो इट्स नॉट द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, आप अपने कानून को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक और गुजारिश करता चलूं कि ह्यूमन राइट वायलेशन की जो बात है, आज पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, और आप लोगों को एक मुबारकबाद में दे देता हूं कि आप लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उस पर जरूर ये चीज सर्च कीजिए कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलित समाज और मुसलमान समाज जो है इकट्ठा हो गया है। आज वक्त की जरूरत है कि यहाँ की शेड्यूल ट्राइब, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब की 12 कम्युनिटीज हैं, गुजर बकरवाल के अलावा गद्दी, सिप्पी और जिसमें लद्दाखी और ये जितने तमाम लोग आते हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट और जम्मू खित्ता का मुसलमान और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। और मेरी जहां तक राय है, अपनी अपनी सब लोगों की राय है, जब तक आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं आती, जब तक आपके लोग अवाम के अंदर नहीं पहुंचते, आपके खिलाफ कानून बनते रहेंगे। राव भाई ने जिस तरह से कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला छोड़ दिया कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन उसकी रियासत तक महदूद कर दिया कि रियासत चाहेगी उसको लगाएगी, प्रमोशन देगी, अगर रियासत चाहे तो ना दे। तो इसलिए रियासतों के फैसले जो जहां पे होते हैं, जहां आपके रोशनी एक्ट के मामले में आपकी जो फाइलें रुक गई, फॉरेस्ट राइट की बात कर लीजिए, आप एट्रोसिटीज एक्ट की बात कर लीजिए, पूरे मुल्क के अंदर लागू है, लेकिन उसके बावजूद गौरक्षक आते हैं और शेड्यूल कास्ट बिरादरी और जो लोअर कास्ट है उन लोगों को मार के चले जाते हैं, और यहां पे तो उस कानून का नफाज ही नहीं है। इस तरह की चीजें, जब इस तरह की चीजों के लिए आप लड़ेंगे तभी सच्चे मायनों में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचा पाएंगे। वो कानून की कापियां जलाते हैं, हमें मनुस्मृति की कापियां नहीं जलानी। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन मैं इस मंच से एक सवाल पूछता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आप साथ में कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। राम राज्य में क्या हुआ था जब सीता मैया को रावण उठा के श्रीलंका ले गया? सीता मैया एक औरत जात थी, उनको जब उठा के श्रीलंका में रावण ले गया तो एक औरत की आबरू बचाने के लिए राम ने, चाहे ये मिथ है या सच्ची कहानी है, मान लेते हैं जो भी है, लेकिन आप बताइए, एक श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया के लिए पूरी अपनी सल्तनत लगा दी और दूसरे मुल्क पे चढ़ाई कर दी, एक औरत की इज्जत बचाने के लिए और उसको वापस लाने के लिए। आज इस राम राज्य के अंदर, आज इस हिंदू राष्ट्र के अंदर, उन्नाव के अंदर एक शेड्यूल कास्ट लड़की का रेप होता है। बीजेपी के लोग हुकूमत में जो है वो लोग रेप करते हैं, अपर कास्ट के लोग रेप करते हैं और बाद में उनकी सपोर्ट में हुकूमत खड़ी हो जाती है। एक छोटी सी मासूम बच्ची जो रिजर्व कैटेगरी से, जिसको कानून ने इंसान बनने का मौका दिया, इंसान बनने की फरासत में खड़ा किया, उसके साथ अपर कास्ट के लोग रेप करते हैं और बाद में एवानों के लोग, हाकिम, हुक्मरान तमाम कहते हैं कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये देशभक्त हैं, इनके साथ झंडा खड़ा है और ये देशद्रोही है। तो इस चीज पे आपको गौर फिक्र करना होगा और मेरा सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे रहेगा कि आज के वक्त में जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क के अंदर, आपने गुजरात के अंदर मोदी जी ने एक बड़ा डिंडोरा पीटा, गुजरात मॉडल करा। मैं कभी गुजरात नहीं गया हूं, मुझे लगता है आप में से भी 99% लोग गुजरात नहीं गए होंगे। हम भी सुनते हैं गुजरात में बहुत डेवलपमेंट हुई, खुदा जाने हुई कि नहीं, लेकिन एक चीज बता दूं, सिर्फ 3 लड़कों ने, पिछली असेंबली इलेक्शन जो हुए, सिर्फ 3 लड़कों ने मोदी जी के घुटने टिकवा दिए।
मोदी जी को घर घर जाके कंपेन करना पड़ा कि मेरी बीजेपी को बचाओ, मेरी बीजेपी को बचाओ, मेरे आरएसएस को बचाओ। उन 3 लड़कों में आपके समाज के 3 लड़के थे और एक लड़के का मैं आपको नाम यहां पे बताना, एक बड़े भाई का नाम बताना चाहूंगा जिसका नाम जिग्नेश मेवानी है। उसने घुटने टिपवाने के बावजूद वहां से असेंबली कैंडिडेट इंडिपेंडेंट आपके समाज से शेड्यूल कास्ट से जीत के सामने आया और आज पूरे मुल्क के अंदर शेड्यूल कास्ट समाज की सेवा कर रहे हैं। और जहां भी शेड्यूल कास्ट की बात होती है, बात करते हैं, आपने अपने लोगों को इस फील्ड में भी लाना है। आप सोचते रहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों में बटे रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात नहीं कर सकती तो आपकी खाक बात करेंगे। और आखिर में मैं आपसे यह गुजारिश करता चलूं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, सारी बीमारियों की जड़ जिस तरह से बी आर अम्बेडकर साहब ने कही, बाबा साहब ने, कि पॉलिटिकल पावर साहब जब तक आपके पास नहीं आएगी आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपके समाज का, मैं छात्रों गया हुआ था, अभी छात्रों से मैं वापस आया हूं, खुदा की कसम आप सुन के हैरान हो जाएंगे। छात्रों जैसी जगह में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं वहां का 8वीं पढ़ा हुआ बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलता होगा और अगर जो मिला होगा वो मुलाजिम लग गया होगा। मैं एक बच्चे से मिला जो ग्रेजुएशन करके मजदूरी कर रहा है। ग्रेजुएशन करने के बाद शेड्यूल ट्राइब पे एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करके मजदूरी कर रहा है। वजह क्या है इसकी, वजह क्या है, ये समझने की कोशिश करनी है हमें। आपकी मेजॉरिटी है, आपके लोग ज्यादा, लेकिन हुकूमत जो है उन लोगों की है, वो लोग आपका काम क्यों करेंगे भाई? ये इंसानी फितरत है। मुझे मौका मिलेगा मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा अपने लोगों का काम करने का, आपको मौका मिलेगा आप कोशिश करेंगे अपने लोगों की काम करने की। तो इस चीज पे भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। ये बहुत ही खूबसूरत और उम्दा किस्म की ये हमारा जो इंटरेक्शन है मैं समझता हूं और अपना पैगाम देने में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि शायद कहीं थोड़ा बहुत 2-4% भी कामयाब अगर हुआ तो राव साहब की ये मेहनत जो है ये इंशाल्लाह रंग लाएगी। अब आगे की जो फाइट होगी इंशाल्लाह हम सब मिल बैठ के करेंगे। और एक चीज का मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, ये ना सोचिए कि ये जो जकरसिया है इसी ने जिम्मा ले रखा हुआ है और पता नहीं किसी तंजीम ने इनको खरबों रुपए दिए हुए कि जनाब आप समाज की बात करते चलो। आपके समाज के पास है ही क्या जो खरबों रुपए इनको देंगे बेचारों को? मसला ये है कि अपनी जेब से पैसा चंदा इकट्ठा करके ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? इनको एमएलसी नहीं बनना। यहां से कोई पार्टी का लीडर आके नहीं ऑब्जर्व कर रहा कि आपके प्रोटेस्ट और आपकी शक्ति प्रदर्शन देखने के बाद इनको टिकट्स मिलेंगे। मसला यहां पे ये है कि समाज के अंदर कम से कम एक पैगाम जाए, समाज के अंदर अवेयरनेस आए और समाज के जो समझदार लोग यहां पे आते हैं उनका फर्ज बनता है कि वापस समाज के अंदर जाके अपने बाकी लोगों को समझाएं और एक चेन की शक्ल में बनाएं और सारी बातें। आखिर में एक चीज आखिरी बात करता हूं कि रिजर्वेशन जो खत्म करने की बात करते हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई आप रिजर्वेशन ठीक है खत्म कर दीजिए। आप कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, आप कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई अत्याचार नहीं है, ठीक है हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। मैं जिस समाज से आता हूं, मैं बकरियां चराने वाले खानदान से आया हूं, मैं भैंसे चराने वाले खानदान से आया हूं। मैं उस अपर कास्ट के उस बच्चे से गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ पे सेंट स्टेफन कॉलेज के अंदर पढ़ता है वो 10 दिन आके मेरे साथ गुजारे, मेरी उस फटी हुई कंबल के अंदर सोए और शायद उसके अंदर जुएं भी होंगी और उस पहाड़ के ऊपर मैले कचेले लोगों के साथ रहे, फिर मैं मानूंगा कि रिजर्वेशन खत्म हो जानी चाहिए। और एक बात और कि रिजर्वेशन ये कोई जिस तरह से राव भाई ने बताया कि रिजर्वेशन का ये कोई भीख नहीं है। जब रिले रेस देखते हैं आप, जब ओलंपिक्स होता है, जब दौड़ का मुकाबला होता है, उसमें बहुत सारे जब खिलाड़ी होते हैं तो सर्कल में दौड़ना पड़ता है। आपको जहां से दौड़े आपको सर्कल में दौड़ना है। तो ये दुनिया भी सर्कल में चलती है, दुनिया गोल है इसलिए सर्कल में चलती है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको 100 मीटर दौड़ना है या आपको 800 मीटर दौड़ना है, तो सबसे पहले जो निशान लगेगा आपको सर्कल में दौड़ना है। पहला बंदा जहां पे खड़ा है उसकी 10 लाइनें, अगर 10 प्लेयर भाग रहे हैं, पहली लाइन का प्लेयर सबसे पीछे खड़ा होगा, दूसरी लाइन का प्लेयर उससे कोई 20 मीटर या 10 मीटर की दूरी पे खड़ा होगा, तो तीसरा भी उतने ही डिस्टेंस पे आगे खड़ा होगा और सबसे जो आगे होगा वो सबसे आगे होगा। सबसे आखिर में जो होगा उसको सबसे आगे मौका मिलेगा ताकि जब वो भागे तो उनका डिस्टेंस बराबर हो। जिस तरह से राहुल भाई ने 2 बातें की, 2 ट्रेंड्स की बातें की, ठीक उसी तरह से अगर आपको समाज को चलाना है तो जो सबसे पीछे रखा है उसका डिस्टेंस आपको कम करना है। जो सबसे पीछे है उसका आपको डिस्टेंस कम करना है। और ये कोई हमारे लिए नहीं चाहिए, आप हमारे हमदर्द नहीं है,
कि आपसे हमें भीख मिल गई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने दे दिया। ये आपने कोई हम पे एहसान नहीं किया, ये मुल्क हमारा है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि आप समाज के तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी तबके हैं, उनको एक साथ लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत खूब तालिब साहब, आपने पूरी तफसील के साथ अपने सारे जो सेमिनार के मुद्दे थे उनके ऊपर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।